हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। उन्नीस मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय दत्त पर सुनवाई टली। मामले पर कल 10:30 बजे होगी सुनवाई। मोदी पर बीजेपी जेडीयू में बढ़ा घमासान। नीतीश का बीजेपी को जवाब, बतौर रेल मंत्री मैंने किया था गोधरा का दौरा, दंगे रोकना राज्य सरकार का काम। एनडीए में पीएम पद पर घमासान तेज। बीजेपी में अंदर खाने मोदी का विरोध। यशवंत सिन्हा के बाद जसवंत सिंह और शिवराज चौहान भी आए आडवाणी के समर्थन में। सोनिया गांधी की गृह मंत्री शिंदे के साथ बैठक। दिग्विजय सिंह के साथ परनीत कौर भी बैठक में मौजूद। भुल्लर की फांसी मामले पर चर्चा संभव। और अमेरिका के बॉस्टन में 2 धमाके, 3 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। मैराथन के दौरान फिनिश लाइन पर हुआ धमाका। ओबामा ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत में आज हम चर्चा करेंगे संजय की सुनवाई की और जेडीयू में मचे घमासान को लेकर नीतीश के पलटवार की। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संजय दत्त की। जी हां, संजय दत्त 1993 मुंबई ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से 18 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना है, 1 महीने का वक्त उन्हें दिया गया था। आज इसी मसले को लेकर दरअसल संजय दत्त ने ये अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपने जो कह सकते हैं जो उनको पेश होना है, सरेंडर करना है, उसके लिए 6 महीने का उन्हें वक्त दिया जाए। तो मुंबई बम ब्लास्ट के सिलसिले में दोषी ठहराए गए संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई है। संजय की अर्जी पर सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज सदाशिवम ने कहा कि चूंकि जस्टिस बीएस चौहान कोर्ट में मौजूद नहीं हैं और इस वजह से वो अकेले इस मामले को नहीं सुनेंगे। जस्टिस सदाशिवम ने संजय दत्त के वकील हरीश साल्वे की ओर से पक्ष रखे जाने से पहले ही अपनी बात कही। जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस बीएस चौहान ने बीते मार्च में संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों में दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी।
और फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए चलमन न्यूज साथ नागेंद्र भाटी। नागेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी मिल रही है कि आज जिस केस पर सबकी नजर टिकी हुई थी, यानी कि जो सरेंडर करने की मोहलत आगे बढ़ाने की यहां पर मांग की गई थी, संजय दत्त की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, कहा जा रहा है कि सुनवाई टाल दी गई है। कल 10:30 बजे सुनवाई होगी, किस वजह से सुनवाई टली? जी देखिए, 18 अप्रैल को संजय दत्त को कोर्ट में अपनी आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उनकी तरफ से एक याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी लगभग 7 फिल्में हैं जिन पर लगभग 300 करोड़ रुपए जो है वो उनके प्रोड्यूसर्स का फंसा हुआ है, लिहाजा उन्हें 6 महीने का वक्त और दिया जाए सरेंडर करने के लिए। तो आज उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस BS चौहान मौजूद नहीं थे कोर्ट में, जिसकी वजह से अब सुनवाई टाल दी गई है और कल संजय दत्त की याचिका पर सुनवाई होगी 10:30 बजे। तो कल 10:30 बजे तक और इंतजार करना पड़ेगा कि संजय दत्त को राहत मिलेगी या फिर उन्हें 18 अप्रैल को सरेंडर करना ही है। जी बिल्कुल नागेंद्र, अपनी तरफ से पक्ष रख दिया गया है संजय दत्त की तरफ से कि आखिर किस वजह से वो मोहलत और मांग रहे हैं और सरेंडर करने की जो वक्त है उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 6 महीने और देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या कोर्ट की तरफ से जज क्या उनकी इन दलीलों को सुनेंगे? क्या उनकी दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला लेंगे कि और वक्त देना चाहिए? क्या लगता है आपको, कितनी गुंजाइश लग रही है, कितनी राहत मिल सकती है संजय दत्त को? देखिए, 1993 के बम ब्लास्ट के ही दोषी जेबुनिशा और जो दूसरे उनके साथ याचिका जिन्होंने दायर की थी कि उनका जो मामला है वो राष्ट्रपति के यहां पर है, जो सजा माफी के लिए उन्होंने डाल रखा है, लिहाजा उनका भी वक्त बढ़ाया जाए, तो उसे आज कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था और दलील दी गई थी कि यदि इस तरह से राहत दी जाती है तो आगे इस तरह के तमाम जो केस हैं उनके यहां ढेर लग जाएंगे। कड़ा एक सख्त रुख कोर्ट की तरफ से इख्तियार किया गया था। तो यदि जेबुनिशा सहित दूसरे लोगों को वक्त मिल जाता तो संजय दत्त की राह आसान हो जाती, लेकिन क्योंकि अब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है तो अब संजय दत्त की जो याचिका है उसमें भी अब संजय दत्त की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका भी एक रास्ता बंद होता सा नजर आ रहा है जिस तरह का रुख कोर्ट का रहा है। अब निर्णय कल होना है, कल 10:30 बजे तक इंतजार करना होगा कि संजय दत्त को राहत मिलती है या फिर उन्हें 18 अप्रैल को सरेंडर करना ही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा संजय दत्त ने खटखटाया है, क्योंकि 18 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन 6 महीने की और मोहलत संजय दत्त की तरफ से मांगी गई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका, एक अर्जी दाखिल की, जिस पर फिलहाल आज सुनवाई टल गई है, लेकिन कल 10:30 बजे फैसला होगा। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि कोर्ट में मौजूद काटजू, जो हमेशा से संजय दत्त की हिमाकत करते नजर आए हैं, जिस तरीके से उनका साथ देते नजर आए हैं, उन्होंने किस तरीके से पैरवी की संजय दत्त की। केस में कहा गया कि 4 हफ्ते में सरेंडर करिए। 21 मार्च का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तो 4 हफ्ते खत्म हो जाएंगे 18 अप्रैल को। तो अगर मानिए पार्डन, मेरी पिटीशन 6 महीने 1 साल के बाद डिसाइड होती है और अलाउ हो जाए तो क्यों अननेसेसरली जेल जाना पड़े। तो बिल्कुल सुना आपने काटजू ने क्या कुछ कहा। फिलहाल लगातार हमारे साथ नागेंद्र बने हुए हैं। नागेंद्र, यहां पर जिस तरीके से काटजू का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पत्र भी लिखा और उनकी मांग है कि मोहलत मिलनी चाहिए संजय दत्त को, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे माहौल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज जिस तरीके से जेबुनिशा की अर्जी को खारिज किया गया है, क्या लगता है क्या कुछ कहा कोर्ट में संजय दत्त के वकील ने कि अगर उन्हें मोहलत नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे संजय दत्त? क्या 18 तारीख को आत्मसमर्पण कर देंगे? जी देखिए, अभी एक जो याचिका डाली गई थी कल संजय दत्त की तरफ से, उसमें यही दलील दी गई थी कि उनकी जो फिल्में हैं वो अधर में लटक जाएंगी यदि वो 18 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर करते हैं या जेल जाते हैं। तो उनकी तरफ से यही दलील दी गई थी कि जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें उनकी वजह से कोई नुकसान ना हो, वो अपना काम पूरा करके जेल जाना चाहते हैं और पहले भी वो कह चुके हैं कि वो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और कोई रिव्यू पिटीशन वो कोर्ट में दाखिल नहीं करेंगे कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ। लेकिन क्योंकि उनकी फिल्में फंसी हुई हैं, उनके प्रोड्यूसर्स को उसका काफी नुकसान होगा, लगभग 300 करोड़ रुपए उनकी वजह से डूब जाएंगे, उनके तमाम प्रोड्यूसर्स के। ये दलील उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन सवाल वही है कि जब कल सुनवाई होगी संजय दत्त की याचिका पर
तो उन्हें राहत मिलती है या फिर उनकी जो राह है वो आगे भी मुश्किल ही रहेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन नागेंद्र, आज जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया जेबुनिसा की अर्जी का, और इसके अलावा 1993 बम धमाके में जो और लोग शामिल थे, जो और लोग आरोपी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी दाखिल की, मोहलत मांगी, उनकी अर्जी को खारिज किया गया। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी दलील दी कि अगर उन्हें मोहलत मिलती है तो एक गलत मैसेज जाएगा, हो सकता है जो दूसरे लोग हैं वो भी इस तरह की अपील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यही बात संजय दत्त पर भी लागू होती है। भले ही वो एक स्टार है, भले ही वो लोगों के दिलों में राज करते हैं, भले ही अपनी गलती को लेकर पछतावा है, उन्होंने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, लोगों के सामने अपने आंसू भी बहाए, लेकिन क्या लगता है आपको, कानून उनकी भावनाओं को समझेगी या फिर कानून जो हमेशा अपना काम करती आई है वही काम करेगी और जैसे चलती है वैसे चलेगी? देखिए, कोर्ट कभी भी भावनाओं में बहकर कोई अपना फैसला नहीं लेती है। कोर्ट पुख्ता सबूत और दलीलों के आधार पर चलती है। अब क्योंकि वो दोषी साबित हो चुके हैं आर्म्स एक्ट के तहत और कोर्ट की तरफ से उन्हें 5 साल की सजा भी दे दी गई है, तो अब कोई इस तरह का मामला नहीं बनता है कि जो वो राहत मांग रहे हैं वो उन्हें दी जाए। क्योंकि आज जिस तरह से जेबुनिसा मामले में कोर्ट ने अपना सख्त रुख इख्तियार किया है और साफ तौर से कहा है कि यदि वो इन्हें इस तरह की राहत देती है तो कोर्ट की यह चिंता है कि आगे तमाम इस तरह के जो मामले हैं वो यहां जमा हो जाएंगे और तमाम याचिका यहां इकट्ठा हो जाएंगी इस तरह के मामले की। तो सुबह यदि जेबुनिसा मामले में राहत दे दी जाती तो संजय दत्त की राह भी आसान हो जाती, लेकिन अब क्योंकि वो याचिका कोर्ट ने स्वीकार नहीं की गई है, उस अर्जी को स्वीकार नहीं किया और उसमें कह दिया गया है कि जो फैसला है वो कोर्ट का ही रहेगा और 18 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। तो अब इसी तरह से माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट कल संजय दत्त पर भी इसी तरह से सख्त निर्णय ले और 18 अप्रैल को संजय दत्त को भी कोर्ट अपना आत्मसमर्पण करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से फिलहाल आज जो सुनवाई है वो टल गई है, लेकिन कल क्या होता है इस पर सबकी नजर टिकी रहेंगी। 10:30 बजे फैसला आएगा। बहरहाल जिस तरीके से जेबुनिसा की अर्जी को खारिज किया गया है, 1993 बम धमाके के जो दूसरे आरोपी हैं उन्होंने भी अर्जी दाखिल कर कोर्ट से मोहलत मांगी थी, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद संजय दत्त की अर्जी को भी खारिज किया जा सकता है। तो एक बड़ा झटका होगा संजय दत्त के लिए। फिलहाल ये तो फैसला कल ही होगा कि क्या कुछ होता है, क्या होता है कोर्ट का रुख, क्या होता है कोर्ट का फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड,
और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोदी को लेकर बीजेपी जेडीयू में घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के इस सवाल पर कि गोधरा कांड के दौरान बतौर रेल मंत्री नीतीश ने क्या किया था, वो क्यों नहीं उन हालातों को काबू कर पाए। नीतीश ने जवाब दिया है कि उस वक्त बतौर रेल मंत्री उन्होंने गोधरा का दौरा किया था। दंगे रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, उनका काम नहीं। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी नेता की तरफ से हमला किया गया, नीतीश से यह सवाल पूछा गया कि जब 2002 जिसे लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से मोदी की निंदा की जाती रही है, उन पर हमला बोला जाता रहा है। 2002 दंगों की अगर बात की जाए तो अगर गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो रेल मंत्री केंद्र में नीतीश कुमार थे। उस वक्त या अगर दंगे हुए तो जिम्मेदारी, क्योंकि ट्रेन में चलती ट्रेन को आग लगाया गया था, तो जो कुछ भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हैं। इस तरह का सवाल बीजेपी नेता की तरफ से उठाया गया और यही वजह है कि बीजेपी नेता ने सवाल पूछा कि नीतीश की क्या जिम्मेदारी बनती है, नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। फिलहाल आपको बताते चले कि बीजेपी के इस सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है कि वो उस वक्त रेल मंत्री जरूर थे, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, हालात पर काबू रखना, ये काम राज्य के मुख्यमंत्री का होता है, केंद्र के रेल मंत्री का नहीं। तो नीतीश कुमार से ये सवाल बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पूछा था और मीनाक्षी लेखी के इस सवाल पर किस तरीके से नीतीश कुमार ने जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति दायित्व पर नहीं है जो कि सेक्युलर ना हो और असंप्रदायिक तरीके की भावना रखता हो। 2002 में भी नीतीश जी हमारी सरकार में शामिल थे और साबरमती एक्सप्रेस के दौरान वो रेल मंत्री भी थे। और ऐसे में जो भी कोई विषय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में कहेंगे तो वो खारिज करते। आपने क्या कुछ कहा मीनाक्षी लेखी ने, यही सवाल, ये सवाल मीनाक्षी लेखी ने यानी कि बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने किया था और इसी का जवाब नीतीश कुमार की तरफ से आया है कि राज्य सरकार का दायित्व होता है इस तरह के मामलों से निपटने का, और अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ना कि रेल मंत्री की। बीजेपी पर नीतीश कुमार का यह पलटवार, गोधरा कांड पर उठाए थे सवाल। गोधरा कांड के दौरान रेल मंत्री नीतीश कुमार थे और इसी को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि अगर जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की बनती है तो रेल मंत्री होने के नाते वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इसी का जवाब नीतीश कुमार ने दिया है और साफ लफ्जों में जवाब दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है, ना कि रेल मंत्री की। तो बढ़ता जा रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में घमासान। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई। पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम के उछलने के बाद जेडीयू ने तख्त तेवर अख्तियार किए और हाल के दिनों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कल ऐसा लगने लगा था कि मानो पूरा मामला अब शांत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उस रैली के दौरान जो हमला किया था बातों ही बातों में नरेंद्र मोदी पर,
उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं ने तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए थे, अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद उन्होंने कल राजनाथ सिंह से, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। बैठक से पहले तक तो काफी तल्ख तेवर थे बिहार बीजेपी नेताओं के, लेकिन बैठक के बाद काफी शांत और सौम्य नजर आए। कह सकते हैं जो तल्खी थी वो खत्म होती नजर आई बीजेपी नेताओं में और ऐसा लगने लगा था कि अब पूरा मामला शांत हो चुका है। लेकिन आज एक और फिर से कह सकते हैं शाम होते होते जब मीनाक्षी लेखी का बयान आया तो आज नीतीश कुमार ने जवाब देकर फिर से इस घमासान को और तेज कर दिया है। ये विरोध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। कभी बीजेपी नेता की तरफ से हमला होता है जिसके जवाब में जेडीयू नेता जवाब देते हैं, तो कभी जेडीयू नेता के निशाने पर बीजेपी होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पूरा मामला फिलहाल शांत होता या थमता नजर हुआ नहीं आ रहा और दोनों पार्टियों के बीच में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। गठबंधन जो है दोनों पार्टियों के बीच में, उसमें दरार पड़ती हुई दिख रही है। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी जेडीयू नेता महेश्वर हजारे साहब। हजारे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चलवन न्यूज में। तो लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं क्योंकि इस खबर पर, इस मुद्दे पर लगातार चलवन न्यूज की नजर बनी भी हुई है। हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे दोनों पार्टियों के बीच में जो है तल्खियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अक्सर बीजेपी जो कि एक विपक्षी पार्टी है, अगर सरकार की बात करें, केंद्र की बात करें तो केंद्र में इस समय विपक्षी पार्टी के तौर पर काबिज है बीजेपी और उसके निशाने पर हमेशा से कांग्रेस रही है, लेकिन इस समय बीजेपी यानी कि एनडीए खुद अपने ही मुद्दों में उलझी हुई है। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। अनुसूचित जाति